कृष्णपुर एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। गांव की सुंदरता देखते आंखें नहीं थकती थी। गांव में सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में हरिराम अपनी पत्नी राधा और 9 वर्ष के बेटे श्याम के साथ रहता था। हरिराम खेती करता था, जिससे उनका गुजारा चल रहा था। अरे राधा, जल्दी से खाना बांध दो, मुझे खेत पर जाना है, वैसे भी देर हो रही है। हाँ। राधा एक पोटली में खाना लेकर जल्दी से हरिराम के पास आती है। ये लीजिए, आज मैंने आपकी मनपसंद आलू की सब्जी रखी है। अब ना कहना कि तुम मेरे पसंद की चीज नहीं बनाती हो। वाह वाह, क्या बात है। आलू की सब्जी की सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हाँ। इसके बाद हरिराम कुदाल लेकर अपने खेत की ओर निकल जाता है। रास्ते में हरिराम को उसके 2 दोस्त विजय और कृष्ण मिल जाते हैं। अरे हरिराम भाई, आज खेत पर जाने में काफी देर हो गई, क्या बात है? आज भाभी ने खाना देर से बनाया था। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही समझे। लेकिन तुम दोनों यहाँ खड़े होकर क्या चर्चा कर रहे हो? तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें काम पे जाना है, लेकिन इस बार गांव में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, तो हम दोनों बस उसी पर चर्चा कर रहे थे। ठंड तो हर साल पड़ती है, तो इस बार चिंता करने वाली कौन सी बात है? कहीं तुम दोनों इस बात से चिंतित तो नहीं कि ठंड में नहाना पड़ेगा? ये बोलकर हरिराम जोर जोर से हंसने लगता है। अरे नहीं हरिराम भाई, इस बार हमें सुनने में आया है कि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तुम्हें तो पता ही होगा, पिछले वर्ष ठंड से गांव में 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और इस बार तो उससे भी ज्यादा ठंड पड़ेगी। पता नहीं क्या होगा। हाँ, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि मोटे मोटे कंबल और रजाई खरीद सके। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता है। पिछली सर्दी हमने बहुत मुश्किल से बिताई थी, पता नहीं इस बार क्या होगा। मुझे तो अभी से डर लग रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। अभी तो इस समस्या का समाधान मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम इसके बारे में सोचेंगे। अभी मैं खेत पर चलता हूँ, मुझे बहुत काम है और पहले से ही काफी देर हो चुकी है। इतना बोलकर हरि खेत की ओर निकल जाता है। हरिराम खेतों में काम कर रहा था। तभी उसे ठंड से बचने और बहुत सारा पैसा कमाने की एक तरकीब सूझती है। वो सोचता है, इस बार बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, सारे गांव का हाल बेहाल हो जाएगा। क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां काट कर जमा कर लूं, और जब कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो उन्हें अच्छी कीमत पर बेचूंगा। अगर ये उपाय सफल हुआ तो मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा और शायद मेरी गरीबी के दिन वो खत्म हो सोचता जाए। है। फिर हरि घर की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद हरि घर पहुंच जाता है। अजी, क्या बात है, आज आप खेत से बहुत जल्दी लौट आए? कोई समस्या है क्या, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे नहीं राधा, मैं जब खेत पर जा रहा था तब विजय और कृष्ण से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि इस बार गांव में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, इसलिए मेरे मन में एक योजना आई कि मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर इकट्ठा कर लूं, और जब कड़के की ठंड पड़ेगी तब उन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊं। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। हम ये कर तो सकते हैं। मानना पड़ेगा जी, आपका दिमाग तो मेरी जुबान से भी तेज चलता है। हाँ, ठीक है। अब मैं जंगल से लकड़ियां काटने जा रहा हूं, और तुम ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इस बात को खाने की तरह दोनों हंसने लगते हैं। फिर हरिराम कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ सूखे पेड़ दिखाई देते हैं। वाह, यहाँ तो बहुत सारे सूखे पेड़ हैं। मैं अब लकड़ियां काटना शुरू करता हूँ। दूसरी ओर गांव की 2 महिलाएं बात कर रही होती हैं। आरती, तुम जानती हो, इस बार जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मैं सब जानती हूँ, तुम्हें किस चीज की चिंता हो रही है। तुम वैसे भी 2-3 दिन में एक बार नहाती हो, और ठंड आने पर 10 से 15 दिन में एक बार नहाती हो। हाँ, जैसे कि तुम हर दिन नहाती हो। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दूसरों को बुरा कहने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए। भले मैं 10 से 15 दिन में एक बार नहाती हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों से सुंदर ही दिखती हूँ। अगर यकीन ना हो तो सारे गांव वालों से पूछ लेना। आई, बड़ा मुझे ज्ञान देने वाली। हाँ, ये बात तो सही है। बस एक समस्या है कि तुम्हारे शरीर से बदबू बहुत आती है, इसलिए सुंदर दिखने के साथ कभी कभी नहा भी लेना चाहिए।
हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ। और ये भी जानती हूँ कि गौ बालू की तरह तुम भी मेरी खूबसूरती से जलती हो। ठीक है, तुम दोनों ही सुंदर हो और हर रोज नहाती हो। अब लड़ाई बंद करो और सोचो कि इस बार ठंड से कैसे बचा जाए, नहीं तो हम सबकी कुल्फी जम जाएगी। बचने का तो बस एक उपाय है, कंबल के अंदर रहो और पानी से दूर रहो। दूसरी ओर हरीराम हर रोज जंगल जाता और ढेर सारी सूखी लकड़ियां काट कर लाता। एक दिन सुबह कुल्हाड़ी लेकर हरीराम लकड़ी काटने जा रहा था। तभी विजय और कृष्ण उसे रोक लेते हैं। अरे हरिराम भाई, तुम ढेर सारी सूखी लकड़ियां हर रोज काट कर क्यों ला रहे हो? अरे भाई, तुम तो जानते ही हो कि मेरी पत्नी को खाना बनाने का कितना शौक है। वो हर रोज तरह तरह के पकवान बनाती है, जिससे काफी लकड़ियां चूल्हे के लिए लग जाती हैं। इसलिए मुझे हर रोज जंगल जाना पड़ता है। लेकिन हरीराम भाई, मैं तो पहली बार पता लगा कि तुम्हारी पत्नी खाना बनाने की शौकीन है। हमने पहले ऐसा कभी नहीं सुना। फिलहाल छोड़ो, तुम कह रहे हो तो सही हो। विजय और कृष्ण को हरीराम की बात अजीब लगती है, लेकिन वे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। हरीराम जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काट कर लाता। अब उसके पास बहुत सारी लकड़ियों का भंडार हो जाता है। कुछ दिन बाद गांव में ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। हरीराम अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है, जिसमें 1 किलो लकड़ी की कीमत 15 रुपए लिखी होती है। जब सभी गांव वाले बोर्ड देखते हैं तो उन्हें हरी की सारी चतुराई का पता चल जाता है। भाई, क्या तुमने हरीराम के घर के बाहर वो बोर्ड देखा जिसमें 1 किलो लकड़ी की कीमत 15 रुपए लिखी है? हरीराम ने बहुत चतुराई दिखाई है। वह जंगल से मुफ्त लकड़ियां काटकर हमें 15 रुपए किलो बेच रहा है। हाँ भाई, तुमने सही कहा। हर रोज जब हरीराम जंगल जाता था, हम पूछते थे कि इतनी लकड़ियां क्या करोगे, तो वो बहाने बनाता था। हमें तभी शक हो गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो ऐसा कर सकता है। अरे, तो अब इसमें सोचने वाली क्या बात है? हरीराम से 15 रुपए किलो लकड़ी खरीदने से बेहतर है कि हम सभी कल जंगल जाएं और खुद सूखी लकड़ियां काट लाएं। ये बात जब हरीराम को पता चलती है तो वो चिंता में पड़ जाता है। अरे भाग्यवान, क्या तुमने सुना? गांव के लोग कल सूखी लकड़ियां काटने जल जा रहे हैं। अगर वे काट लाए तो हमसे कोई लकड़ी नहीं खरीदेगा और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ जी, आपने सही कहा। काश कोई चमत्कार हो जाए कि कल गांव वाले जा ही ना पाए। हाँ, अब हम सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे हैं। इनको कुछ देर बाद रात हो जाती है। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रात में ठंड के साथ काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश होने लगती है। बारिश से ठंड और बढ़ जाती है। बारिश से सारे पेड़ पौधे गीले हो जाते हैं। अब जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं बचती। सुबह बारिश रुक जाती है। हरीराम और राधा बारिश देखकर खुश हो जाते हैं। अजी, देखिए, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और रात को बारिश करवा दी। अब सारे पेड़ पौधे गीले हो गए होंगे और सूखी लकड़ियां भी जलने लायक नहीं रहेंगी। हाँ, तुमने सही कहा। गांव वालों ने खुद को बहुत बुद्धिमान समझा था, लेकिन उनकी सारी बुद्धिमानी धूल में मिल गई और अब मैं लकड़ियां 15 रुपए किलो की बजाय 30 रुपए किलो बेचूंगा। नहीं, आप 15 रुपए किलो ही बेचो। अगर 30 रुपए किलो बेचेंगे तो ये लोगों को लूटना होगा। ऊपर वाले ने आपकी मेहनत बचाने के लिए बारिश करवाई। अब इसका गलत फायदा ना उठाएं। मेरी विनती है कि 15 रुपए किलो ही। लेकिन गांव वालों ने चतुराई दिखाकर अच्छा नहीं किया। रात की बारिश ऊपर वाले का संदेश था कि गांव वालों को सबक सिखाया जाए। इसलिए मुझे तुम्हारी राय की जरूरत नहीं। मैं 30 रुपए किलो ही बेचूंगा। अपने पति की ये बात सुनकर राधा को बहुत दुख होता है। हरी बोर्ड बदल देता है और 30 रुपए किलो लिख देता है। ये देख गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते। देख रही हो दुर्गा बहन, गांव में कितनी ठंड पड़ रही है। हमारे पास थोड़ी सी ही लकड़ियां हैं, हम इन्हीं से राहत ले रहे हैं। वो हाँ, तुमने सही कहा गंगा बहन, हमारे पास तो थोड़ी भी नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे घर आग तापने आए हैं। क्या तुम्हें पता है दुर्गा बहन, जब ठंड की शुरुआत हुई थी तब हरीराम ने लकड़ियों का दाम 15 रुपए किलो रखा था।
लेकिन जब ठंडियां बढ़ चुकी है तो उसने लकड़ियों का दाम 30 रुपए किलो कर दिया है। वो सरासर लोगों को लूट रहा है। तुम्हारी बात सही है कृष्ण भाई, हमने जंगल से लकड़ी काटने का सोचा था, लेकिन रात में तेज बारिश हो गई, सारी सूखी लकड़ियां गीली हो गई। ऐसा लगता है ईश्वर भी हरिराम के साथ है। अब हमें हरितराम से ही 30 रुपए किलो खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि आग ही इस कड़ाके की ठंड से बचा सकती है। सभी मायूस होकर बची लकड़ियों से आग तापते हैं। दूसरी ओर हरिराम का लकड़ी बेचने का व्यापार अच्छा चल रहा था। सभी उससे लकड़ियां खरीद रहे थे। अच्छी कमाई हो रही थी। धन के साथ उसके अंदर घमंड भी आ गया था। एक दिन उसके पास एक बुजुर्ग महिला आती है जो ठंड से कांप रही होती है। बेटा, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, दया करके थोड़ी लकड़ियां दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। माफ कीजिएगा माँ जी, मैंने खून पसीना बहाकर ये लकड़ियां काटी हैं, इसलिए मुफ्त नहीं दे सकता। अगर पैसे हैं तो ले जाइए, वरना यहाँ से जा सकती हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, गर्म कपड़े भी नहीं हैं। अगर लकड़ियां नहीं दोगे तो शायद मैं जिंदा ना बचूं। दया करके थोड़ी दे दो, ऊपर वाला तुम्हें खुश रखेगा। अरे माँ जी, ऊपर वाले ने मुझे ऐसे ही खुश रखा है। मुझे आपकी मुफ्त दुआओं की जरूरत नहीं, मैं मुफ्त नहीं दूंगा। आप मेरा समय व्यर्थ न गवाएं, यहाँ से जा सकती हैं। बुजुर्ग महिला निराश होकर चली जाती है। हरिराम के पास पैसे के साथ अहंकार आ गया था। उसे शायद पता नहीं था कि अहंकार इंसान की पतन का कारण बनता है। अगले दिन हरिराम को दूसरे गांव जाना था। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ। लकड़ी बेचने का काम तुम संभाल लेना, और याद रहे किसी को मुफ्त एक भी टुकड़ा मत देना। आप लोगों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, मुझे ये सही नहीं लग रहा। अभी भी मौका है, पैसे के साथ पुण्य भी कमाइए। कीमत कम कर दीजिए ताकि सभी ठंड से बच सके और हमारा भी थोड़ा मुनाफा हो। अब मेरे दिन इतने कमजोर नहीं कि तुम्हारी बात सुनो। जितना बोलता हूँ उतना करो। अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं,